नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागवंडी जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पात्रता के बारे विषय में कि पात्रता के समय एनेक्शल 2 पात्रता के बाद सर्टिफिकेट कॉपी निकालें और जिनकी पात्रता नहीं हुई है वो भी सर्टिफाइड कॉपी निकाले और 2 कॉपी निकाल के रखें, ताकि आपकी अपील के लिए एक सर्टिफाइड कॉपी का आपका इस्तेमाल हो और एक आपके रिकॉर्ड के लिए आप रखें संभाल के, क्योंकि वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद जिसका सर्वे नहीं हुआ है उस सर्वे कराने के लिए जोड़पत्र 3 और 4 भरना जरूरी है। जोड़पत्र 3 और 4 आपकी फॉर्मेलिटीज़ है, हम इस पे बात करते हैं। लेकिन कल शॉर्ट वीडियो बनाने के समय चलते वीडियो बहुत सारे शॉर्ट हो गई, जिसके अंदर कुछ बातें क्लियर कट नहीं आई। सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर ने कहा कि सर वीडियो का एंड हो गया, लेकिन कुछ का लास्ट में डिटेल नहीं मिला, जिसमें मैंने बताया था 2017 में मान लो आपका घर 33-38 में टूटा और आपकी पात्रता 2024 तक नहीं हुई है, तो आप जब भी पात्रता के लिए डालेंगे तो आपको 2017 में जिस दिन आपका घर टूटा है वहाँ तक का पुरावा आपको लगेगा, जिसको आप ये पुरावा डाल सकते हैं कि अभी चालू वर्ष का पुरावा। चालू वर्ष का पुरावा मतलब उसमें गवर्नमेंट के रूल्स है कि जब भी आप पात्रता के लिए डॉक्यूमेंट दें तो आपका एक पुरावा ऐसा दें कि आप पात्रता के लिए जिस समय डाल रहे हैं उस समय तक आपका पोजीशन उस घर में है और घर में रह रहे हैं। अब आपको रीज़न देगा ना होगा कि आपका घर टूट गया है। यदि 33-38 में घर टूटा है तो वहाँ पे आपका रीजन का कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। आप 33-38 के ऑर्डर्स की कॉपी लगाएंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि सरकारी रूल के हिसाब से ये टूटा हुआ है, जो 33-38 में सर्कुलर 147 के हिसाब से। जैसे हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि SRA सर्कुलर विच रूम डेमोलिशन, तो दोस्तों डेमोलिशन के लिए कोई सर्कुलर्स नहीं है। पहले आप ये बात जान लिए, SRA में डेमोलिशन के लिए कोई सर्कुलर्स नहीं है। सर्कुलर 147 जो है वो सर्कुलर जो असहभागी नॉन कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, वो इविक्शन एंड डेमोलिशन के लिए सर्कुलर 147 है। और बहुत से लोग जो डेवलपर्स और सोसाइटी के बोलने पे घर तोड़ते हैं, यदि वे पात्र हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर वो पात्र हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनकी रूम ऑलरेडी पात्र हैं। एनेक्शल 2 की कॉपी सिर्फ निकाल के रखिए, सर्टिफाइड कॉपी, आपके घर पात्र होंगे। तो इसके लिए मैंने कहा कि जिसके भी घर अपात्र हैं या आपका सर्वे नहीं हुआ है, जब तक आप 33-38 की नोटिस आपको नहीं मिल लेते हैं, आपको 33-38 लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप रूम खाली करने से मना करेंगे तो डेवलपर अप्रोच करेगा कंप्लेंट अथॉरिटी, जो 33-38 की कंप्लेंट अथॉरिटी अब पहले डिप्टी कलेक्टर SRA है इस समय। पहले ये अथॉरिटी कंप्लेंट अथॉरिटी जो एनेक्शर बनाता था उनके पास था, और अपील अथॉरिटी आपका एडिशनल कलेक्टर थे। लेकिन अब इस रूल को चेंज करके 33-38 के लिए कंप्लेंट अथॉरिटी डिप्टी कलेक्टर SRA को बनाया गया है और अपील अथॉरिटी AGRC के पास है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये कहिए डेवलपर्स को कि सर हमारी पात्रता करा के दे, तब हम रूम खाली करेंगे। अब डेवलपर्स के पास रास्ता एक ही है कि वो अप्रोच करें डिपार्टमेंट को कि भाई ये झोपड़ी धारक नॉन कोऑपरेटिव है और इनकी वजह से डेवलपमेंट अफेक्टेड हो रहा है, डेवलपमेंट में अफेक्ट हो रहा है, तो इनके झोपड़े जो भी एविक्शन करना है इसके लिए इनको नोटिस दीजिए। तो आपको कंप्लेंट अथॉरिटी से नोटिस आएगी और आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर
दिन दिया जाएगा कि इस दिन पे आपकी हेयरिंग है, आप आइए, आपका जो भी मत है, मतलब जो भी आपको कहना है वो रिटर्न में या आर्ग्यूमेंट वहाँ पे करिए। तो आपको करना क्या है कि आपको एक रिटर्न रिप्लाई बनाना है, रिटर्न रिप्लाई बनाना है उस नोटिस के बिहाफ पे, और उसकी 2 कॉपी 3 कॉपी लेना है। एक कॉपी डिप्टी कलेक्टर एसआरए जो कंप्लेंट अथॉरिटी उनको देना है, एक डेवलपर्स को, एक सोसाइटी को। उसके अंदर मात्र आपको ये लिखना है कि भाई मुझे झोपड़ा खाली करने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रायर टू डेटम 9 है, फिर भी इतने सालों से मुझे अपात्र करके रखा गया है, मेरी एलिजिबिलिटी को कंसीडर नहीं किया गया है, और मैंने इसके ऊपर जोड़पत्र 3 और 4 भरा है, लेकिन कंप्लेंट अथॉरिटी ने इसके ऊपर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया है। तो आप पहले मेरी झोपड़ी जो भी है पात्र करवाइए, या अगर जिनके झोपड़े का सर्वे नहीं हुआ है तो वो उसके अंदर लिखिए कि मेरा झोपड़ा जो है एनेक्शन 2 में है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मेरा झोपड़ा एसआरए में अफेक्टेड नहीं है, तो मुझे नोटिस क्यों दी गई। और यदि ये झोपड़ा मेरा एसआरए में अफेक्टेड है तो मेरे घर का सर्वे करवा के मेरी पात्रता डिसाइड कर दीजिए, मैं रूम खाली करने को तैयार हूँ। ये इस तरह के एप्लीकेशंस बना के सबमिट करना है। अब ये जो चीज़ें आती है वो जो कंप्लेंट अथॉरिटी है उसको सोचने पे मजबूर करेगी कि भाई अगर किसी का नाम एनेक्शर में नहीं है तो उन पे कंप्लेंट अथॉरिटी का कोई भी जुडिक्शन नहीं बनता है कि उनके ऊपर कोई भी नोटिस निकाले, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि जब एनेक्शर बना, सर्वे हुआ और ये झोपड़ा वहाँ पे होते हुए भी आपने उनका नाम नहीं डाला, मतलब क्यों? मतलब आप अफेक्टेड नहीं है एसआरए में। इसका कारण एक होता है, तो इस चीज़ को समझिएगा। आपको लड़ने के लिए सिर्फ यही बेस है, बाकी और कुछ नहीं। कि 33-38 में और कोई लड़ने का बेस होता ही नहीं है, 33-38 में कोई सुनता ही नहीं है। वहाँ पे मेन बेस यही है पात्रता का, दूसरा रेंट का है। तो रेंट का विषय तो आपका बाद में आएगा, क्योंकि जब तक आपकी पात्रता डिसाइड नहीं होती तो आप रेंट के बारे में बात करने का आपको अधिकार नहीं रहेगा। अब वो अलग बात है कि डेवलपर एक ह्यूमनिटी के नाम पे जब आप डेमोलेशन कर रहे हैं तो बोलेगा मैं 1 साल का भाड़ा देता हूँ, लेकिन दोस्तों आप अपात्र हैं और डेवलपर आपको बोल रहे हैं आप खाली कीजिए, मैं पात्र करवा के देता हूँ। यदि उन्होंने पात्र नहीं करवाया, 1 साल के बाद भाड़ा बंद कर देगा, तब आप क्या करेंगे मुझे बताइए। ना तो आप 153 में भाड़े के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, आपका अधिकार वहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जब आप वहाँ पे जाएंगे पात्रता के लिए तो डिपार्टमेंट आपको बोलेगा कि भैया मुझे रिसेंट का डॉक्यूमेंट दीजिए। आप 1 साल 2 साल पहले का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, रिसेंट ईयर में आपका डॉक्यूमेंट है क्या। उस समय सोसाइटी आपको ये लिख के नहीं देगी कि भैया इस दिन पे हमने इनका घर तोड़ा है। तो इसके द बेस्ट वे है कि आप 33-38 की नोटिस लीजिए। अब हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा है जोड़पत्र 3 भर के बीएमसी में जमा करना हो गया या एसआरए में। और एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने लिखा है एनेक्शल 2 की सर्टिफिकेट कॉपी कहाँ से ले और प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों एनेक्शल, पहले हम आते हैं एनेक्शल 2 की सर्टिफिकेट कॉपी कहाँ से ले। ये दोनों सब्सक्राइबर का सवाल एक ही में है और एक ही आंसर में क्लियर हो जाएगा। सर्टिफाइड कॉपी आपको लेना है वहाँ से जिस डिपार्टमेंट ने आपका एनेक्शल 2 बनाया है। अब मोस्टली तो जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र शासन की, तो वहाँ उनके लिए एसआरए में 1 से लेकर 10 तक कंप्लेंट अथॉरिटी बनाए गए, बैठाए गए, वहाँ हो गए। अब आपका एरिया कौन सा है, आपके एरिया की कंप्लेंट अथॉरिटी कौन है, ये आपके जो एनेक्सर्स है उस एनेक्सर के ऊपर देखिए, उस पर लिखा होगा सक्षम प्राधिकारी 3, सक्षम प्राधिकारी 2 या 1 या 9 या 10 जो भी हो लिखा होगा। आप उनकी आप एप्लीकेशन करिए कंप्लेंट अथॉरिटी, पहले अपना नाम और अपना एड्रेस डालिए, उसके बाद आपका कंप्लेंट अथॉरिटी का एड्रेस डाल दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट में लिखिए, सब्जेक्ट में लिखिए कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनेक्शल 2 एट सीरियल नंबर सो एंड सो हाँ फिर उसके बाद एप्लीकेशन में आइए, उसमें लिखिए बी फर्निश मी
दी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनेक्शल 2 इट सीरियल नंबर सो एंड सो ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का नाम लिखिए, सिचुएटेड एट, आपका सोसाइटी का जो भी आपका एरिया का एड्रेस है वो डालिए। उसके अंदर आपको कॉपी कितनी चाहिए, 1 या 2, तो उसको ब्रैकेट में डालिए 1 कॉपीज़ या 2 कॉपीज़, 1 कॉपी और 2 कॉपीज़। फिर उसके नीचे आइए कि आई एम रेडी टू पे योर नेसेसरी मिनिमम एंड नेसेसरी चार्जेस इन अकॉर्डिंग विद द ऑर्डर पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और उसकी कॉपी पे 5 रुपये की स्टैम्प टिकट लगाइए और कंप्लेंट अथॉरिटी के यहाँ पे डिस्पैच करिए। एक कॉपी आप जेरोक्स निकालिए जिस पे आपको डिस्पैच की कॉपी मिलेगी। अब उसके बाद जब आप पुटअप कर देते हो तो 1 हफ्ते के बाद उस चीज़ का फॉलोअप कीजिए कि भाई कॉपी गई कहाँ, और उनसे आपका जो भी सर्टिफाइड कॉपी लीजिए। सर्टिफाइड कॉपी का आपका नियर अबाउट 1 पेज का 27 रुपीज़ होगा। 27 रुपीज़ होगा कि 25 रुपया तो समझो गवर्नमेंट चार्जेस हो गए और 2 रुपया जेरोक्स का, तो टोटल 27 रुपीज़ 1 पेज का आपको भरना पड़ेगा। अब एनेक्शल 2 कॉपी आपकी 1 पेज की है, 2 पेज निकालेंगे आप, तो आपके जो भी है 54 रुपीज़ आपको पे करके अगर 2 कॉपी निकलती 2 कॉपी निकालिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे जमा कहाँ करना ये तो मैंने बता दिया कि जो कंप्लेंट अथॉरिटी है एसआरए में नहीं, कंप्लेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकरण जिन्होंने आपका एनेक्शर बनाया है। अब सक्षम प्राधिकरण में आप नहीं समझ पाएंगे तो पहले ये देखिए कि आपकी प्रॉपर्टी किसकी है। क्या आपकी प्रॉपर्टी महानगर पालिका की है? यदि वो महानगर पालिका की है तो आपसे संबंधित जो वार्ड है, जैसे मैं रहता हूँ सांतागुज में, तो मुझे लगेगा एच वेस्ट वार्ड, तो मैं सांतागुज वेस्ट में रहता हूँ। अगर मैं सांतागुज ईस्ट में रहूँगा तो सांतागुज एच ईस्ट वार्ड लगेगा। मैं सांतागुज वेस्ट में हूँ तो मेरा जो संबंधित वार्ड है एच वेस्ट वार्ड है, तो मैं एच वेस्ट वार्ड के कॉलोनी ऑफिसर को ये एप्लीकेशन फाइल करूँगा। यस, कॉलोनी ऑफिसर को मैं नहीं फाइल किया तो मैंने एक्चुअली अब कंप्लेंट अथॉरिटी के नाम पे करना है, तो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर एंड कंप्लेंट अथॉरिटी ये करके उनका एड्रेस डाल के उनको देना है। अब रह गई माढ़ा की प्रॉपर्टी, तो माढ़ा के अंदर मंडल है, अंधेरी मंडल, बोरीवली मंडल। उस मंडल के हिसाब से आप पता कीजिए कि आपका मंडल कौन सा है, उस हिसाब से माढ़ा में आप एप्लीकेशन पुटअप कीजिए और सर्टिफाइड कॉपी निकालिए, क्योंकि ये सर्टिफाइड कॉपी आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी सर। ये आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि एनेक्शल 2 कितना इंपॉर्टेंट है। आपका अलॉटमेंट होने के बाद भी आपके एनेक्शल 2 की वैल्यूज है। आपका अलॉटमेंट के बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड भी मिल जाए एसआरए से, तो भी आपका एनेक्शल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सर्टिफाइड कॉपी निकालिए। अब जिनकी पात्रता बाद में होती है तो उनकी सप्लीमेंट्री कॉपी निकलती है, तो सप्लीमेंट्री की ओरिजिनल कॉपी जो भी एप्लीकेंट है उनको मिलती है, झोपड़ी धारक है उनको मिलती है कॉपी ओरिजिनल जो डिपार्टमेंट देता है। लेकिन जो पहले पात्र होते हैं मूल परिशिष्टों में, जो ओरिजिनल एनेक्शन में पात्र होते हैं, उनको कॉपी नहीं मिलती है। उनकी जो भी सर्टिफाइड कॉपी है, ट्रू कॉपी है, वो बिल्डर के पास जाती है, सोसाइटी के पास जाती है और डिपार्टमेंट में जाती है सर्टिफाई करके। लेकिन आपके पास क्या पुरावा? अब यानी मान लीजिए कि 10 साल के बाद आपके सामने एक क्वेश्चंस आ गए या कुछ प्रॉब्लम्स आ गए कि आपको एनेक्शल 2 की कॉपी चाहिए। अब आप डिपार्टमेंट भागेंगे कि भैया मुझे एनेक्शल 2 कॉपी कहाँ मिलेगी। तो आज समय है तो आज उसको निकाल के रखिए, सर्टिफाई एनेक्शल 2 की कॉपी निकाल के रखिए, ये आपके लिए बेटर होगा। अभी हमारे स्कीम में, मेरी स्कीम में मैंने टोटल जितने भी लोग हैं सबका सर्टिफाइड कॉपी निकाला है, सब निकल के रखा है। जब भी लोगों को जरूरत पड़ती है मैं जेरोक्स करके उनको दे देता हूँ कि भाई आप लेके जाइए, आपको यहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर जो मैंने जब निकाला था उस समय तक जितने सप्लीमेंट्री थे वो भी मैंने निकाल लिया कि लोगों को यहाँ पे भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप आइए, आपका जो भी सप्लीमेंट्री है आप फ़ोन पे ले जाने, फ़ोटो मारना चाहते हैं फ़ोटो मार लीजिए, ये जेरोक्स कॉपी लीजिए और लेके जाइए।
तो ये चीज़ अगर आप कर सकते हैं आपकी सोसाइटी के लिए तो आप भी कीजिए, लेकिन वो बहुत महंगा प्रोसेस है। जो मैंने बताया, एक 27 रुपये का एक पेज पड़ता है। मेरे यहाँ तकरीबन 100-150 पेजेस थे। मुझे उस समय कपड़े अथॉरिटी ने कहा भी कि ठाकुर ये क्या करेंगे आप, आरटीआई में ले लीजिए ना। मैं बोला नहीं सर, मुझे आरटीआई में नहीं चाहिए, मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। क्योंकि आरटीआई में क्या है कि आरटीआई का जो रूल है इन्होंने चेंज कर दिया है। जबकि आरटीआई में जो भी कॉपी दिया जाता है, ट्रू कॉपी, उस पर भी अधिकारी का सिग्नेचर मैंडेटरी है, डेट मैंडेटरी है, किस डेट को दे रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी करते नहीं हैं। इसके विषय में मैंने एसआईसी से ऑर्डर्स भी लाए थे। एसआईसी ने ऑर्डर दिया था कि इनको नेक्स्ट टू कॉपी में प्रॉपर स्टैम्प मार के सही सिक्का के साथ भी दिया जाए, लेकिन ये अधिकारी करते नहीं है, आरटीआई का उल्लंघन करते हैं। और आपकी सुनवाई आज तो एसआईसी में भी नहीं होती है इस चीज़ को, जब कानून है लेकिन कानून का उल्लंघन होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आरटीआई के अंदर सिग्नेचर्स करके दे तो आरटीआई में निकालने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, आपको 2 रुपये पर पेज कॉपी मिल जाती थी। लेकिन अब ये सिग्नेचर्स करते नहीं हैं, इसके लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए जिसके अंदर वो अधिकारी वहाँ सिग्नेचर्स करे, डेट डाले और उस पर लिखा जाएगा कि आपने पर पेज कितना पैसा भरा है, किस डेट को भरा है। तो ये सर्टिफाइड कॉपी आपको वहाँ से प्रदान मिलेगी। अब हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बस 10 साल के बाद एसआरए फ्लैट परचेस में स्टैम्प ड्यूटी कितना लगता है। सर मैंने पहले आपको कितनी बार हमने सबको बताया, हमारी वीडियो भी कहा कि सर मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं एडवोकेट नहीं हूँ। मेरे पास जो ज्ञान है वही ज्ञान बांट रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपका 10 से 12% जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी तो उसके अंदर आपका सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपका अपना झुपड़पट्टी पुनर्वसन में है, रिहेबिलिटेशन स्कीम में है, तो आपको शायद भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। फिर भी सरकार ने जो सर्कुलर 145 बनाया है, उस सर्कुलर के हिसाब से समझिए उन्होंने जो आपकी चार्जेस रखे थे, अब तो चार्जेस 50,000 रुपये हो गए कॉमर्स रेसिडेंस के लिए, कॉमर्शियल के नहीं, रेसिडेंस के जो चार्जेस रखे थे उस चार्जेस में भी इन्होंने 1 लाख या उससे अधिक, 2 लाख या उससे अधिक 3 लाख, तो ये जो चीज़ें थी, तो आप मान लीजिए कि 3 हाईली में 3-3.5 लाख तक आपका स्टैम्प ड्यूटी आएगा। लेकिन उसमें आपका 1 लाख 1.25 लाख भी जा सकता है, आपका 2 लाख के अंदर भी आ सकता है, 2 लाख के बाहर भी आता है, 3 तक भी आता है, 3 के ऊपर भी आ सकता है। अब ये चीज़ डिसाइड करेगी कि आपका एरिया की आरवी क्या है, रिटेल वैल्यू क्या है, जो रेडी रेक्टर रेट आपका यहाँ पे रहेगा उस हिसाब से आपकी स्टैम्प ड्यूटी वहाँ भरी जाएगी। तो इस चीज़ को समझिए। अभी जो 3 तक का, 3-3.25 का, ये तो मेरे ख्याल से चर्चगेट वगैरह जो हाई प्रोफाइल एरिया है, जिनकी रिटेल वैल्यू भी ज़्यादा है, तो उनके लिए होगी। अब आपका कहाँ का एरिया है ये आपको डिसाइड करना, आपकी रिटेल वैल्यू क्या है। तो आपको मेरे ख्याल से जो भी है 2-2.5 के बीच में आपका स्टैम्प ड्यूटी आना चाहिए। ये मेरा जजमेंट नहीं है, ये मेरी सोच है। नहीं कल आप बोलेंगे अरे सर आपने बोला था 3 लाख लग गया, अरे सर आपने बोला था मेरे को 1.5 में काम हो गया। ऐसे नहीं, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन इतना है सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सर्विस टैक्स अगर लगता था तो आपके जो स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा हो जाती थी और आपको 50,000 रुपये ट्रांसफ़र फीस आएगी। और कॉमर्शियल के अंदर जो ट्रांसफ़र फीस है 5 साल के बाद, वो एज इट इज़ वही है जो 1 साल, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या उससे ज़्यादा। तो उस चीज़ को आप किसी भी व्यक्ति को पूछिए कि भाई ये 1 लाख या उससे ज़्यादा, 2 लाख या उससे ज़्यादा, 3 लाख या इससे ज़्यादा, इसका मीनिंग क्या है, ये कोई नहीं समझाएगा आपको। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी सोच है कि नहीं समझा पाएगा कि आखिर क्या है ये 1 लाख या उससे ज़्यादा। उसमें है कि 1 लाख तक आपकी ड्यूटी आती है, समझो 90,000 की ड्यूटी है, तो आपको 1 लाख रुपया चार्जेस भरने हैं, ट्रांसफ़र चार्ज। या समझ लिया आपका 1 लाख से ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी आ गई तो आपको 2 लाख रुपये स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ेगी।
अब समझ लीजिए आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है 1.5 पौने 2 लाख है तो भी 2 लाख भरना पड़ेगा, और 2 लाख के ऊपर अगर जाता है तो 3 लाख भरना पड़ेगा, कि जो स्टैम्प ड्यूटी है उससे ज़्यादा। तो ये क्राइटेरिया दी गई उसके अंदर। अब ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए, और इन्होंने भी जो सर्कुलर्स में डाले हैं उस सर्कुलर्स में ये चीज़ें नमूद नहीं किया है, मेंशन नहीं की गई है, तो ये चीज़ समझना चाहिए आपको। तो दोस्तों ये पात्रता के लिए ये जो चीज़ें हैं, ये पात्रता के लिए जो स्टार्ट में जो ओरिजिनल परिशिष्ट 2 निकलते तो उसके अंदर लोगों ज़्यादा लोग अपात्र क्यों होते हैं, उसका भी रीज़न है। कि सोसाइटी और डेवलपर जानबूझ के करवाते हैं। सोसाइटी और डेवलपर जानबूझ के करवाते हैं। इसके अंदर बेनिफिट अधिकारियों का होता है, सोसाइटियों का होता है, बिल्डर को इसका कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन बिल्डर इसका स्टार्टिंग पीरियड में फ़ायदा लेता है, इनके अप्रूवल तक। बिल्डर आपको बोल रहा है कि आपको पात्र करवा के देगा, लेकिन उनसे पूछिए कि सर एलओआई अब आपका जो एनेक्शल 2 बनने के इतना साल हो गया, तब आपने क्यों नहीं पात्र करवाया? आज घर तोड़ने के समय आप बोलते हैं पात्र करवा के दूंगा, इसका मतलब क्या? क्योंकि आज उनको आपका घर तोड़ना है, आपको कैसे भी गुमराही की जंजाल में फंसा के आपका घर तोड़ना है। तोड़ने के बाद वो आपको नहीं पहचानेंगे। आज हमारे प्रोजेक्ट में 70 से 80 लोग पात्र हैं। स्टार्टिंग में कहा सबका पात्र करवा के दूंगा, किसी का नहीं पात्र करवाया। जबकि बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बन के रेडी हो रही है, इंटीरियर बाकी है। अब वो गंदी बनी है अच्छी बनी वो बात की बात है, लेकिन बिल्डिंग खड़ी हो गई। लेकिन अभी पात्रता 70 लोगों की 80 लोगों की पात्रता बाकी है। तो जो हकीकत है वो हकीकत में बयान कर रहा हूँ। मुझे बिल्डर से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई प्रॉपर्टी उन्होंने हजम नहीं किया है, लेकिन दोस्तों मैं आपकी सुरक्षा चाहता हूँ कि जो घटित हो रहा है, जो मैंने अपने लाइफ में, ये जो जितनी लाइफ मैंने इशारे में निकाला उस लाइफ में देखा हूँ ना, उस ज़िंदगी के अंदर, वो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। मैंने कल भी आपको बताया था खोतवाड़ी भीमवाड़ा का इतिहास। वहाँ भी बिल्डर ने कहा था मैं कर दूंगा। आज 21 साल से बिल्डर टर्मिनेट हो गए। अब उनका भविष्य क्या? अब उनके लिए स्पेशल सरकार को कोई ना कोई रूल्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन वो जो व्यक्ति हैं जो बाहर गए, उनको भी यूनिटी में आना चाहिए, उनको अप्रोच करना चाहिए, सरकार का बैठना चाहिए, तब जाके होगा। लेकिन वो भी लोग क्या कर रहे हैं, जो नया डेवलपर या जो भी आया, बहुरूपिया आता है या जो भी आता है उसके साथ चिटक जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है दोस्तों। कि मजबूरी ये है कि उनको भाड़े नहीं मिल रहे हैं, तो वो भाड़ा निकालने के चक्कर में परेशान है। तो ये जो चीज़ें चल रही है और ये जो चीज़ें होने वाली है, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा दोस्तों। लेकिन हमने ये 2010 से 2024 तक का जो ये सफ़र है, इशारे का सफ़र हम चले हैं ना, तो उस सफ़र में हमने देखा कि सब कहते हैं वही करते हैं, अंत में अपने मन की। आपको बहुत लालच दिया जाएगा, आपको यहाँ तक आएगा अरे अब तो एकदम खास हो मेरे, आपका कुछ ही प्रॉब्लम है, आप मेरे ऑफिस पे कभी भी आइए। घर टूटने के बाद अब 1 महीने के बाद जाइए, देखिए बिल्डर मिलता है क्या आपसे? सोसाइटी भी आपसे बात करती है ढंग से? ऊपर से 2-4 महीने का ये बोला जाएगा भैया तुम्हारा क्या है, तुम तो अपात्र है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी बात क्यों सुने? तो क्या करेंगे आप? क्योंकि सोसाइटियों की तानाशाही की वजह से आप अपात्र हुए हैं, ये बात मान रखे रखो। अब ये अलग विषय है कि सोसाइटी क्यों लोगों को अपात्र कराती है। इस पे हम वीडियोस बनाएंगे, और वीडियोस दोस्त लंबा हो रहा है, बार बार आपके कोई भी मतलब सब्सक्राइबर लोग कमेंट्स करते हैं शॉर्ट में बनाइए, शॉर्ट में, लेकिन क्या करूं मैं, विषय ऐसा है कि विषय के अंदर मैं भटक के मेरी वीडियोस लंबी हो जाती। कल मैंने वीडियो शॉर्ट बनाने को सोचा तो वीडियो ही शॉर्ट हो गई, जिससे मुझे भी तकलीफ हुई, आपको भी तकलीफ हुई। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी और विषय पे। धन्यवाद।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र।